तो राइबोसोम्स हम आज पढ़ेंगे, सेल के ऑर्गेनल्स हम डिस्कस कर रहे हैं और सेल के ऑर्गेनल्स में एक अहम जो ऑर्गेनल है वो राइबोसोम है। अकरेंस इसकी बताया था, ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, ये हर तरह के सेल्स में पाया जाता है। और लोकेशन है इसकी साइटोप्लाज्म, जहाँ हमने जिक्र किया था कि ये प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ भी है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ उनकी साइटोप्लाज्म को फेस करने वाली सरफेस पर है, यानी बायोपेरिनल पर। अब सवाल ये उठा था कि प्रोकैरियोट में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच क्यों नहीं, तो उसकी वजह बताई गई कि प्रोकैरियोट के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं है, अटैच के तो। इसके बाद हमने इसकी कंपोजिशन को पढ़ा और कंपोजिशन में क्या बताया, ये इक्वल अमाउंट्स ऑफ आर 50% प्रोटीन्स और 50% आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए की एक टाइप है जो राइबोसोम में होने की वजह से इसको आरएनए, ये बराबर बराबर क्वांटिटी है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हम पहले एक को पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट में से बाद में दूसरे को, मिक्स नहीं करें। तो हम फर्ज कर लें इन यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 सब यूनिट्स, ये 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। इनमें से एक को कहा जाता है लार्ज सब यूनिट और दूसरे को कहा जाता है स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट्स सिर्फ फंक्शन करते वक्त इकट्ठे होंगे, अदरवाइज ये अलग है। या इसको यूँ समझ लो कि इसकी शायद आदत है कि जब ये जुड़ा हुआ हो तो काम करता रहता है। आपको हर वक्त काम नहीं चाहिए, जब करना हो फिर जोड़े ताकि ये काम शुरू हो। अच्छा, दोनों को मिलाकर ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल सा बनता है। स्फेरिकल गोल तो नहीं है, बिल्कुल गोल जैसा हो सकता। अब ये शक्ल भी हर किताब वाले ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। कहीं किसी किताब में आपको ऐसे नजर आएगा, किसी किताब में लार्ज सब यूनिट इस तरह से और स्मॉल सब यूनिट इस तरह से ये मिल रहे होंगे। तो शक्ल जो भी हो, आसान शक्ल ये है, गलत ये भी नहीं है। तो आपको जो आसान लगे, ड्रॉ करना आसान लगे, वो आप अपना। तो ये 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है और ये दोनों सब यूनिट्स मैंने कहा जब तक काम न कर रहे हों तो अलग रहते हैं, सिर्फ काम करते वक्त ये इकट्ठे होते हैं। अच्छा, अब इनका साइज क्या है, ये स्ट्रक्चर भी, ये जो फीचर है इनका साइज वाला, ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है। और यहाँ एक और अजीब सी बात भी हमें नज़र आई है, साइज की बात की है तो लार्ज सब यूनिट सेडिमेंट्स 8TS, ये 8TS क्या है, यानी अगर हम राइबोसोम को किसी सॉल्यूशन में मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज के जरिए अलग करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक हमने तो नहीं पढ़ी है। ये इस तरह से है कि इस तरह की एक मशीन है, इस मशीन में एक मिक्स जो सॉल्यूशन है उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग करने का इंतजाम है। वो किस तरह से, इधर ट्यूब से बहुत सारे ट्यूब के सॉकेट्स बने। आपने क्या किया, मसलन ये एक ट्यूब लिया है, इसी जैसी मखसूस ट्यूब है, इसमें राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट एक सॉल्यूशन में डाल के इधर डाल के जब इसको घुमाते हैं, ये अंदर से घूमता है, तो ये ट्यूब्स भी घूमती है ऐसे डायरेक्ट। घूमने की स्पीड भी आपके हाथ में है, कितनी देर तक घूमे ये भी आपके हाथ। जब घुमा के अलग करते हैं तो क्या होता है, इस ट्यूब में हर चीज़ अपने साइज के हिसाब से अलग होता है। सबसे नीचे इसको 100S कहते हैं, स्वेटबर्ग यूनिट है ये S। इसके बाद 90S है, फिर 80S है, 70S है, फिर 60S है, 50S है, ये दर्जाबंदी है। जी जी। तो ये जब लार्ज सब यूनिट को ऐसे किसी चीज़ में हम सेडिमेंटेशन इसकी करवाते हैं तो कहाँ पर जाके ये सेडिमेंट होता है, 80S पर सेडिमेंट। जबकि स्मॉल सब यूनिट ये 70S पर सेडिमेंट होता है। इसका मतलब स्मॉल सब यूनिट यहाँ अरेंज होता है, छोटा है। और हैरत अंगेज बात यह है, जब इन दोनों को कंबाइन करके हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो ये 80 के बजाय 80 to 90S पर सेडिमेंट होते हैं।
तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों को मिलाने से तो बड़ा होना चाहिए था। जी सर। ये छोटा हुआ तो ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग की वजह से ओवरऑल इकट्ठे होने के बाद इनका साइज छोटा छोटा हुआ। हो गया। मिसाल के तौर पर मैं ये ढक्कन है, इसके साथ यहाँ रखूँ तो ये लंबा हो जाएगा ना, जी सर। लेकिन जब मैं इसको इंसर्ट करूँ ये छोटा होगा, तो ये कंडेंसेशन है। जब दोनों सब यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं तो कंडेंस होकर इनका ओवरऑल साइज छोटा कम हो जाता है। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, ये सेडिमेंटेशन का जिक्र था। और अब स्मॉल उनकी बात करें, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स के कंबाइंड फॉर्म में ये 70s पर सेडिमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम प्रोकैरियोट में तो है, लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम के मुकाबले में वो छोटे होते हैं। अच्छा, एक सेल के अंदर कम से कम 5 लाख राइबोसोम्स हैं। 5 लाख, ये बहुत बड़ी फिगर होती है, 0.5 मिलियन। या दूसरे अल्फाज में यूँ कहो कि सेल में सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला ऑर्गेनेल्स है वो राइबोसोम्स, इसीलिए इनकी कसरत है, कोई सेल इनसे खाली हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात, जब ये मिल रहे होते हैं, मसलन ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, तो ये जुड़ते कैसे हैं? जुड़ने के 2 ऑप्शन बताए गए हैं। या कैल्शियम के सॉल्ट्स के जरिए जुड़ जाते हैं, शायद चार्ज से, अपोजिट चार्ज की वजह से ये हुक की तरह काम करता है, ये दोनों सब यूनिट जुड़ते हैं। या फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन इनको बाइंड करते हैं आपस में, या बाज़ औक़ात कैल्शियम और प्रोटीन दोनों इनको कंबाइन करते हैं। तो इनके अलग रहने का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब ये कंबाइन होंगे तो या तो कैल्शियम के आयन की वजह से कंबाइन होंगे, या प्रोटीन की वजह से, या कैल्शियम के आयन और प्रोटीन दोनों की वजह से कंबाइन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आते हैं इनके एक फंक्शन से। ये राइबोसोम काम क्या करते हैं? इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, बुक में बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं, रिपीट हुए हैं बहुत सारी बातें, तो आपने मैंने जो हेडिंग्स आपको बताई उस हिसाब से अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ताकि आप टू द पॉइंट बात करें, मुख्तसर बात। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है? पहले ये सिंथेसिस का मफहूम समझें। एक चीज़ होती है प्रोडक्शन, एक है सिंथेसिस। प्रोडक्शन का मतलब है किसी चीज़ का वजूद ही नहीं था, आपने नए सिरे से बनाया। सिंथेसिस का मतलब था उसके पार्ट्स थे, उनको जोड़ा है आपने। उर्दू में इसका एक ज़बरदस्त लफ्ज़ है, वो सुनते हैं। किताब लिखने के हवाले से 2 तरीके हैं, एक को कहते हैं तसनीफ़, एक को कहते हैं तालीफ़। तसनीफ़ और तालीफ़, ये सुनिए। तसनीफ़ का मतलब क्या है? एक किताब, सब कुछ आपने अपने दिमाग से लिखा, ये तसनीफ़। तालीफ़ क्या है? किताब को आपने कंपाइल किया है, एक मजमून उससे लिखवाया, दूसरा उससे लिखवाया, तीसरा उससे, उनको इकट्ठा करके किताबी शक्ल में, तो तालीफ़ है ये सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन पूरे के पूरे यहाँ नहीं बनते, अमाइनो एसिड बने बनाए आएंगे, उनको राइबोसोम्स जोड़कर चेन बनाए। तो सिंथेसिस क्यों कहा, समझ में आ गया? जी। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम है, लेकिन एक और चीज़ याद रखें, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो ये अमाइनो एसिड की चेन बनाते हैं। अमाइनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसका मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बनते हैं, लेकिन प्रोटीन फाइनल शेप में यहाँ नहीं आएंगे, फाइनल शेप में आएंगे गोल्गी बॉडीज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रॉ फॉर्म ऑफ प्रोटीन यहाँ बनते हैं, फाइनल शेप गोल्गी बॉडीज। वहाँ तक कैसे जाएंगे वो भी आप। तो एक और चीज़ याद रखें, राइबोसोम अकेले प्रोटीन नहीं बना सकते। प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तरतीब बहुत अहम चीज़ है, तो ये तरतीब मेंटेन करवाता है इनसे mRNA। इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम mRNA के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। mRNA डिक्टेट करेगा, ये बनाएगा, और mRNA इस तरह से जुड़ता है, तो ये राइबोसोम इसके साथ ऐसे जुड़ता है। बाज़ औक़ात एक ही mRNA के साथ बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हो सकते हैं, इन सब को मिलाकर पॉलीसोम कहा जाता है। पॉलीसोम, या आजकल इस्तेमाल होता है, पहले नहीं था ये, पॉलीराइबोसोम।
तो यहाँ फिर सवाल उठा, एक ही mRNA के साथ ये क्यों जुड़े? ये उस वक्त जुड़ते हैं जब एक जैसे या एक ही प्रोटीन की कई कॉपियां बनाना हो तब जुड़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये उस तरफ जा रहा है ना, फर्ज करना, तो इसने अमाइनो एसिड की चेन बहुत लंबी बनाई होगी, इसने अभी शुरू की है, इसने और लंबी बनाई होगी, इसने और लंबी बनाई। सबसे लंबी चेन किसके पास होगी? जो सबसे आगे होगा। सबसे छोटी चेन किसके पास है? ये आखिर वाला है, ये अभी शुरू हुआ है। तो इधर जो प्रोटीन बनेगा, यहाँ वाला प्रोटीन, यहाँ वाला, सबका प्रोटीन एक जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ऑप्शन है कि अगर किसी एक प्रोटीन की एक जैसी कई कॉपियां बनानी हो तो उस mRNA के साथ कई राइबोसोम अटैच होंगे और उन सब के मजमूए को क्या कहा जाएगा? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। अच्छा, एक जुमला मुझसे मिस हो गया, वो भी सुन लें। राइबोसोम को हमने कहा कि ये इक्वल अमाउंट्स ऑफ rRNA एंड प्रोटीन से बना है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। लेकिन और वाज़ेह करना हो तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहा जाएगा। ये क्यों? आगे एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जब दो मुख्तलिफ कैटेगरी के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक नई शक्ल बनाते हैं तो उनको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। यहाँ न्यूक्लिक एसिड एक कैटेगरी है, प्रोटीन दूसरी कैटेगरी है। जब ये दोनों मिलेंगे तो न्यूक्लिक प्रोटीन कहलाएंगे ना, तब इनको कहेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। फिर ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहा? ये और वाज़ेह करता है। ये क्या वाज़ेह करता है? प्रोटीन तो कोई भी है यहाँ, न्यूक्लिक एसिड में राइबो न्यूक्लियस आरएनए मौजूद है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाए तो और अच्छा। इससे वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोज है या राइबोज है। ये बता रहा है राइबोज। समझ आ गए? तो इस तरह से हमें इनका फंक्शन भी पता चला। इसी फंक्शन की वजह से इनको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक मशीनरी ऑफ सेल कहा जाता है। ये फिर नुक्ता ज़हन में रखें, सिंथेटिक मशीनरी, जहाँ सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस हो। ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा वायरस के मामले में। तो आपसे पूछेंगे कि वाई वायरसेस आर पैरासाइट्स, तो कहा जाएगा दे लेक सिंथेटिक मशीनरी। वायरस के पास अपने राइबोसोम नहीं, यानी उनके पास सिंथेटिक मशीनरी नहीं है, लेकिन प्रोटीन की जरूरत तो उनको भी है। तो वो क्या करेंगे? होस्ट के पास जाकर उसकी सिंथेटिक मशीनरी या उसके राइबोसोम को इस्तेमाल करके अपने प्रोटीन बनाएंगे। इसीलिए वायरसेस पैरासाइट्स हैं, बल्कि क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक हो गया बेटा? चलिए, इसके बाद राइबोसोम। जी, आरएनए तीन तरह का है। एक राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए है, वो राइबोसोम का हिस्सा है। एक एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है। ये डीएनए से मैसेज लेकर आता है कि अमाइनो एसिड की तरतीब क्या होनी चाहिए, वो इसके मुताबिक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में आपको बताऊंगा। तीसरा आरएनए है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये इसलिए नाम दिया जाता है कि वो अमाइनो एसिड को ला के इधर पहुंचा देता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया? अगला हमारा है जी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अगला ऑर्गेनेल गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं। इसको गोल्गी अपरेटस भी कहा जाता है। कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया है। और मुझे हैरत हो रही है, जब मैं स्टूडेंट था तब से इसका नाम जरूर शामिल है। हालांकि हर ऑर्गेनेल को किसी न किसी साइंटिस्ट ने डिस्कस किया है, उनका नाम नहीं बताया। हालांकि न्यूक्लियस जैसा अहम ऑर्गेनेल को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया, उसका नाम जिक्र नहीं है। लेकिन गोल्गी, कैमिलो गोल्गी का नाम हर क्लास में बताया जाता है। इसने ये डिस्क्राइब किया था, इसलिए उसी के नाम से गोल्गी बॉडीज का। भारत सब उसको क्रेडिट दे रहे, तो हम भी दे देते हैं, हमारा क्या। इसकी भी पहले देखते हैं अकरेंस। इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। इसका मतलब है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। दूसरा लोकेशन, साइटोप्लाज्म।
ये साइटोप्लाज्म में पाएगा, और साइटोप्लाज्म में जगह मुकर्रर नहीं है, ये कहीं भी हो सकती है जी, जगह मुकर्रर नहीं है। अगर जगह ऐसे होती है एंडोप्लाज्म में होता तो हम इनके साथ लिखते जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा था, इस तरह नहीं। स्ट्रक्चर स्टेट्स ऑफ वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्नी, ये जुमला जरूर लिखना है, बुक में शायद इस तरह ना हो। स्टेक किसे कहते हैं? बंडल को। स्टेक ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल क्या होती? थैलियां। जो उन वेसिकल्स को या थैलियों को सिस्टर्नी कहा जाता है। ये सिस्टर्नी का लफ्ज पहले इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये इन दोनों की रिश्तेदारी को शो करता है, उनकी थैलियों को भी सिस्टर्नी, इनकी थैलियों को, इनको भी सिस्टर्नी। तो ये थैलियां हैं। अच्छा, अब जो बहुत मशहूर डायग्राम है, पहले वो डायग्राम बताता हूँ, फिर आपको इसकी एक्चुअल डायग्राम। मशहूर डायग्राम हमारे दौर में इस तरह बताते थे, ये एक थैली है, ये। अब आप बताइए, ये थैलियों का बंडल लग रहा है कि नहीं लग रहा? असल में कटी हुई थैली, आटे की बोरियां हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, आपने काट के देखें तो ऐसे लगेंगे, है ना? ये सेक्शन कटी हुई। ये बहुत मशहूर डायग्राम है। इसमें ये नीचे वाले थैली ऊपर भी बंडल है, लेकिन एक्चुअली जो अब बताया जाता है, क्योंकि अब टूल्स बेहतर हो गए ना, इसलिए अब डायग्राम कैसे बनाई जाती है इसकी, इसको अगर आप देखें तो ये इस तरह दिखाया गया है, इधर कुछ है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है, और ये बड़े से बड़ा होता जा रहा है, और इस तरह ये आखिरी थैली है। एक कंफ्यूजन है, मुझे भी क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूजन ये है कि इस एंड को कहा गया है कन्वेक्स है, इसको कहा गया है कनकेव। तवज्जो से सुने, मैंने हाथ यूं कर दिया, हाथ का ये हिस्सा जो अंदर डिप्रेस्ड है उसको कनकेव कहते हैं, कनकेविटी, कैविटी ऐसी चीज को। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? कन्वेक्स। इधर हमें ये कन्वेक्स लगता है, इसको बुक वाला कनकेव कह रहा है, वो कन्वेक्स कनकेव लग रहा है, उसको कन्वेक्स कह रहा है। लेकिन मैंने हर बुक में देखा यही, वो कौन सा एंड है? कन्वेक्स बुक के हिसाब से। ये कौन सा एंड है? कनकेव। मानना पड़ेगा ना। तो वो यहाँ किसी के बारे में मैंने सुना था, बहुत जिद्दी आदमी था, भाई के साथ किसी अखरोट खुबानी के दरख्त पे झगड़ा हुआ, तो भाई ने तकसीम हो रही होगी ज़मीन, कहा कि ये खट्टा वाला है, इसका और खो कहता ना, मुझे सही माने भी नहीं। तो उसने कहा ये खट्टा है, तो उसने नहीं, ये तो इसका है। बहुत बहस हुई, तो कहा जब मैंने कहा इसका है तो इसका है बस। तो बुक वाले ने कहा ये कनकेव है तो है, देखने में तो नहीं लग रहा है ये कनकेव। अच्छा, अलबत्ता इसके नाम है, इसको कहते हैं सिस फेस, और इसको कहते हैं ट्रांस फेस। फेस का मतलब साइड, यहाँ चेहरा नहीं है, साइड। इस सिस को अगर कंफ्यूजन होता है तो आप लिखें फॉर्मिंग फेस, और इसको क्या कहेंगे? मैच्योरिंग फेस। हो ये रहा है कि ये छोटी छोटी थैलियां कहीं और से आ रही हैं। कहाँ से आती हैं आखिर में बताओ। छोटी छोटी थैलियां कहीं और से आकर इधर पहले अलग अलग, उसके बाद ये आपस में मिलकर फ्यूज हो गई, फिर और थैली फ्यूज हो गई, और थैली फ्यूज हो गई, कई थैली हो गई, बड़ी थैली बन गई। तो छोटी छोटी थैलियां जहाँ से फ्यूज होना शुरू हो जाती है उसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं, बनने वाला साइड, और फिर मैच्योर होने थैली बड़ी होगी। अच्छा, ये क्या होगा? असल में सेल मेम्ब्रेन से बनी है ना जी सर। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो सेल मेम्ब्रेन जेल की तरह है, उस जेल को आप काट के अलग भी कर सकते हैं, दोबारा जोड़ भी सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की खूबी है कि जहाँ जरूरत पड़े वो कट जाती है, जहाँ जरूरत पड़े जुड़ सकती है।
लिहाजा ये कहीं से कट के आ रही है और इधर जुड़कर दोबारा बड़ी हो गई। ठीक हो गया? तो बड़ी हुई इस साइड को हमने क्या कहा, ट्रांसफेस या मैच्योरिटी फेज, और जो दूसरी तरफ बन रहा था उसको फार्मिंग फेज या सिस्टिक फेज। अच्छा, अब आते हैं, एक बस स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन है, कोई डबल छपक नहीं है, अलबत्ता बंडल है। अब फंक्शन पे ये करती क्या, these convert cell secretions into finished product। सेल के अंदर से मुख्तलिफ तरह की चीजें रिलीज हो सकती हैं, उनको ये फाइनल शेप देती है। देखें, दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक है रॉ मटेरियल, खाम माल, खाम खराब माल को नहीं, खाम माल का मतलब क्या है, कोई चीज है जो अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं। आखिरी है फिनिश प्रोडक्ट, काबिल इस्तेमाल का। मसलन इसको आप चेयर कहते हैं, शुरू में ये चेयर नहीं थी ना, ये लकड़ी थी, लकड़ी के तख्ते थे, लकड़ी के तख्तों को तो हम चेयर नहीं कह सकते, तो वो रॉ मटेरियल है। जब तख्ते इस तरह से जोड़े गए, अब हम इसके ऊपर बैठने के काबिल हो गए, अब ये चेयर है। तो चेयर इज द फिनिश प्रोडक्ट एंड वुड इज द रॉ मटेरियल। ठीक हो गया? तो रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट में समझ में आ गया। यहाँ इनके अंदर क्या हो रहा है, नाकाबिल इस्तेमाल मटेरियल को काबिल इस्तेमाल हालत में तब्दील किया जाता है। अब सेल के सिक्रेशन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स, यहाँ इस आसान अल्फाज में बताऊँ, यहाँ सबसे ज़्यादा काम क्या हो रहा है, राइबोसोम ने जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी वो इधर आके फाइनल प्रोटीन बन के यहाँ से निकली। ये रॉ प्रोटीन जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, उनको प्रोटीन बनाने का काम। समझ आ गया? इसके अलावा सेल से और भी कोई चीज़ निकल रही है, मसलन पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस निकल रहा है, वो भी फाइनल शेप की तरफ दिया जाए। कोई भी चीज़ जो ग्लैंडुलर सेल्स में इसीलिए सबसे ज़्यादा है, जो सेल बना रहा है और बाहर भेजना चाहता है तो उनको यहाँ भेजा जाता है, ये फाइनल शेप में ट्रांसपोर्ट पैक करके थैलियों में गोल्गी वेसिकल्स के नाम से बाहर निकलता है।